मूवी की शुरुआत में एक आते हैं, उनमें से हीरो भी पैसेंजर बनकर आता है। उस एयरपोर्ट में काम करने वाले से लेकर पैसेंजर तक कुछ लोगों के अलावा सब लोग सेलफोन यूज कर रहे होते हैं। वहाँ का कुक भी सेलफोन में किसी से बात करते हुए सब्जी काट रहा है और हीरो भी अपने हिसाब से अपना फोन निकालकर अपनी वाइफ को फोन करता है और पूछता है कि कहाँ हो। तो वाइफ कहती है कि मैं अभी अपने लड़के को स्कूल से वापस लेने आई हूँ। तो वो लड़का वहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे पापा से बात करनी है और फोन को लेकर उस कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट करके बात करता है और बड़े ही प्यार से पूछता है कि पापा आप कब आओगे। तो हीरो कहता है कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा। तभी हीरो का फोन का चार्ज अचानक से खत्म हो जाता है और फोन बंद हो जाता है। फोन को चार्ज पर लगाने के लिए हीरो वहाँ देखता है, लेकिन सारे जो प्लग पॉइंट होते हैं वो बिजी हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं हो सकता करके वहाँ के कॉइन फोन से फोन करके वाइफ को ये कहता है कि मेरा फर्स्ट नोवेल पब्लिश हो चुका है, जिसके लिए मुझे टिकट मिला है और मुझे अपने बच्चे को देखने की ख्वाहिश हो रही है, इसलिए मैं आज घर आ रहा हूँ। तभी अचानक वो कॉल कर जाता है। किसी के पास कॉइन पूछने के लिए पलट कर देखता है तो उस एयरपोर्ट में जो सेलफोन यूज कर रहे थे वो अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और बहुत ही आक्रोश से चिल्लाते हैं, चीखते हैं और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हीरो के सामने एक आदमी आकर बहुत ही हैवानियत से एक लड़की पर हमला करता है। उसको बचाने के लिए हीरो उस आदमी के सर पर जोर से मारकर उसको जान से मार डालता है। दोनों जख्मी होकर गिरते हैं। तब उस लड़की के साथ आई हुई दूसरी लड़की उसका सेलफोन निकालकर इमरजेंसी नंबर को कॉल करती है तो दूसरे ही पल उसके मुंह से झाग निकलकर वो भी इफेक्ट होकर आक्रोशित होकर एक फोनर बन जाती है। वो भागकर एक दीवार पर अपना सर टकराती है और पलटती है तो उसके मुंह पर बहुत सारा खून है और उसके दांत टूटकर गिर जाते हैं। उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो जाता है, पर वो पागलों की तरह हंसते हुए भागकर हीरो को क्रॉस करते हुए भागती है। जो कुक उस समय सब्जी काटते हुए फोन पर बात कर रहा था वो भी अफेक्ट होकर एक फोनर बन जाता है और चाकू लेकर बाहर आकर गुस्से से एक आदमी को मार देता है और हीरो की तरफ आगे बढ़ता है। हीरो उससे लड़ रहा होता है। उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर आकर उस कुक को शूट कर देता है और हीरो को वहाँ से बचाता है। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को शूट करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ी हेल्प के लिए लोगों को बुलाना चाहिए। अपना फोन उठाता है तो हीरो कहता है कि सेलफोन यूज मत करो। जो भी सेलफोन यूज करता है वो अफेक्ट होकर एक फोनर बन जाता है। तभी थोड़े पुलिस ऑफिसर अफेक्ट होकर फोनर बनकर आक्रोशित होकर पागलों की तरह अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं तो हीरो उनसे छुप के वहाँ पर चेयरों के बीच में छुप जाता है। तभी एक फ्लाइट क्रैश होकर जहाँ हीरो बैठा है उस तरफ टकराने वाले होती है। ये देखकर अंडरग्राउंड को जाने वाली सीढ़ियों की तरफ हीरो भागता है और उसके पीछे कुछ एक फोनर आ जाते हैं। सीढ़ियों के नीचे बिना सिग्नल के वो फोनर स्ट्रक होकर गिर जाता है। वहाँ पर और भी बहुत सारे फोनर्स स्टक पड़े हुए हैं। हीरो उन लोगों से बचकर निकल आता है तो एक आदमी उसको फोनर समझकर मारने ही वाला होता है, पर जब उसे पता चलता है कि ये हीरो है फोनर नहीं, तो वो हीरो को सबवे ट्रेन के अंदर ले जाते हैं। उस ट्रेन में थोड़े लोग और भी हैं। वो हीरो से कहते हैं यहाँ पर सेलफोन सिग्नल नहीं मिल रहा, लेकिन हीरो उनसे कहता है कि अगर सेलफोन सिग्नल मिला भी तो भी सेलफोन यूज मत करें, क्योंकि जो भी ये सेलफोन यूज करता है वो ये खूंखार फोनर बन जाता है। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिग्नल नहीं है तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, तो इसलिए ये जगह ही सेफ है और कहते हैं कि हेल्प मिलने तक हम सब यहीं रहेंगे। तभी ट्रेन का ड्राइवर टॉम वहाँ आकर कहता है कि फ्लाइट क्रैश होने की वजह से यहाँ पर पावर कट हो चुकी है, उस वजह से ये ट्रेन यहाँ से निकल नहीं सकती और फ्लाइट क्रैश होने की वजह से सारा एयरपोर्ट जल रहा है। उसे बुझाने के लिए अगर पानी खोलकर छोड़ेंगे तो ये जगह थोड़ी देर में सारी पानी में बह जाएगी। इस जगह हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हम चलकर इस जगह से निकल सकते हैं। मैं चलने वाला हूँ, जो भी मेरे साथ चलना चाहता है मेरे साथ आए। तो हीरो और एक और लड़का उस टॉम का साथ ज्वाइन कर लेते हैं। वो तीनों बातें करते हुए उस ट्रैक के रास्ते जा रहे होते हैं। गेट के करीब जाते हैं तो उस एंट्रेंस के पास कुछ लोग खड़े हुए हैं, जिसको ये लोग गौर करते हैं। ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि ये कौन है। तभी उस लड़के का फोन रिंग होता है। तभी ये लोग यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है सोच रहे होते हैं कि अचानक एक फोनर हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर सामने आ जाता है और उस लड़के को बहुत ही बेरहमी से काटकर जान से मार डाल देता है। थोड़े ही पल में दूर खड़े हुए फोनर्स इनकी तरफ भागकर आते हैं। इनको देखते हुए टॉम वहाँ से बचकर हीरो को अपने साथ लेकर एक सीढ़ी से बच निकलने की कोशिश करता है। उसी में ये सारे फोनर्स पीछे चढ़ जाते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो सीढ़ी एयरपोर्ट के बाहर थोड़ी दूर के रोड पर कनेक्ट होती है। टॉम पहले बाहर निकल जाता है। हीरो का पैर पकड़कर वो उसे खींच रहे होते हैं, पर किसी भी तरह हीरो वहाँ से बाहर आ जाता है। उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बंद नहीं होता और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी टॉम एक बड़ी सी कचरे की गाड़ी को ढकेलता हुआ उस दरवाजे पर रख देता है और वहाँ से बच निकलते हैं। हीरो अपने अपार्टमेंट में टॉम को ले जाता है। उसके अपार्टमेंट के एंट्रेंस में एक लड़की को मरा हुआ देखता है। यहाँ भी प्रॉब्लम है समझकर साइलेंटली
हीरो के अपार्टमेंट जो सेकंड फ्लोर में है वहाँ जाते हैं। लॉक ओपन करते वक्त अचानक से एक कुत्ता अजीब सा भौंककर इन दोनों को लेटने डाल देता है। दरवाजा ओपन करके सेफली अंदर जाकर हीरो पता करने की कोशिश करता है कि उसकी फैमिली को क्या हुआ है। टॉम का सेलफोन लेकर मैसेज करने की कोशिश करता है पर मैसेज के सारे शब्द उल्टे हुए डिस्प्ले होते हैं। सेलफोन इसके बाद वेस्ट करके उसको फ्रीजर में रख देते हैं और दोनों बात करने लगते हैं। तब उस घर के दीवार में बहुत सारी पेंटिंग्स को देखकर टॉम उसके बारे में पूछता है तो हीरो कहता है कि ये सब मेरे ग्राफिक्स नोवेल्स हैं। नोवेल्स लिखना मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था, लेकिन बड़े ही फील करके कहता है कि ख्वाब या परिवार, इन दोनों के बीच में मैंने अपने ख्वाब को चुना और मैं अपने परिवार से दूर हो गया। तो सडनली कोई दरवाजे पर जोर से मार रहा होता है। हीरो हाथ में एक बड़ी लकड़ी लेकर दरवाजे के पास जाकर कौन है जोर से आवाज लगाता है। एक लड़की की आवाज आती है, दरवाजा खोलिए प्लीज। हीरो के दरवाजा खोलते ही एक लड़की सारे बदन पे खून से लथपथ है और उसके हाथ में चाकू होता है। तभी पता चलता है कि वो उसके घर के ऊपर रहने वाली लड़की है। उसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। वो रोते हुए बोलती है कि मेरी माँ फुनर बनकर मुझ पर हमला करने वाली थी और कोई रास्ता नहीं था तो मैंने उनको मार दिया। हीरो उस लड़की के हाथ से डरते हुए धीरे धीरे वो चाकू निकालता है और उसको दिलासा देता है और अपनी वाइफ के कपड़े देकर उसको नहाने के लिए कहता है। वो नहाकर आती है और कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ और मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ के सोफे पर लेट जाती है। हीरो टॉम के पास आकर कहता है कि मेरी वाइफ आखिर में मुझसे सेल फोन पर बात कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। कल मैं उनको देखने जा रहा हूँ, अगर आप भी मेरे साथ आएंगे तो अच्छा होगा। तब टॉम कहता है कि मेरा भी कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी वो लड़की जिसका नाम एलिस है वो भी कहती है कि मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। तीनों दूसरे दिन निकलने का डिसाइड करते हैं। तभी फ्रीजर में फोन रिंग होने की आवाज आती है। हीरो और टॉम फ्रीजर ओपन करके देखते हैं। टॉम का फोन रिंग होता है और फिर वो उस फोन को कट करके सोने जाते हैं। दूसरे दिन सुबह एलेक्स झांक कर रोड पर देखती है कि कोई दिक्कत है क्या। तभी देखती है कि वहाँ सारे फुनर्स ग्रुप में रोड पर घूम रहे हैं। टॉम और हीरो दोनों को बुलाकर दिखाती है। तभी वो सारे फुनर्स झुंड में घूम रहे हैं। वो एक एक करके चल रहे हैं। उन सब के रोड को क्रॉस करने के बाद ये तीनों धीरे से नीचे उतर कर आते हैं। तीनों के एंट्रेंस के पास जाते वक्त रोड पर फोनर्स चलने के वाइब्रेशन आती है। फोनर्स को एंट्रेंस में देख वो सब छुप जाते हैं। फिर उनकी आवाज जाने के बाद बाहर चलने लगते हैं। थोड़ी देर चलते हैं तो वहाँ पर एक टर्निंग आवाज आती है। तीनों एक जगह छुपकर झांक कर देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो सारे प्रोग्राम्स किए हुए रोबोट्स की तरह रोड पर एक ही जगह पर चक्कर लगा रहे हैं। तभी उस रास्ते में दो लोग बाइक में सर पर हेलमेट लगा कर आते हैं। फोनर्स के झुंड को देखकर वो बाइक को टर्न करने की कोशिश करते हैं। तभी सारे फोनर्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर ये तीनों उस गैप को यूज करके डर के उनकी आंखों में बिना पड़े दूसरी तरफ एस्केप होकर भाग जाते हैं। सिटी को पार करके जाते वक्त रास्ते में सारे सेलफोन टावर्स को देखते हुए जाते हैं। ऐसे ही चलकर जाते हुए एक अकेला घर देखते हैं। तभी उस घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि उस घर में गन ट्रेनर्स हैं। फिर हीरो और एलेक्स उनके पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि उनसे सेफ्टी के लिए गन्स मांग लेंगे। अंदर जाकर देखने के बाद पता चलता है कि उस घर में दो लोग एक दूसरे को शूट करके मार चुके हैं। तभी टॉम भी अंदर आ जाता है। मरी हुई लड़की के हाथ से हीरो गन निकाल लेता है। उसके बाद घर में बुलेट्स कहाँ हैं ढूंढते हैं, फिर वहाँ से पैक करते हैं। तभी एलेक्स गार्डन में एक छोटी सी लड़की को देखती है। तीनों गार्डन में जाते हैं। वहाँ पर उस लड़के के हाथ में एक कुत्ता रखा हुआ है और वो लड़का कोई दूसरी तरफ देख रहा है। एलिस उसको बुलाती है पर वो बिना पलटे ऐसे ही बैठा हुआ है। टॉम थोड़ी दूर से आवाज लगाता है तो वो लड़का उस कुत्ते को छोड़कर सडनली पलटता है। तभी ये पता चलता है कि ये भी एक फूनर है। तभी ये फौरन उसे शूट करके मार देते हैं। पर दूसरे ही सेकंड उस गार्डन के पास वाले जंगल से बहुत सारे फूनर्स निकलकर उनकी तरफ भागकर आते हैं। ये देखकर ये तीनों वहाँ से बचकर निकलने के लिए बहुत ही तेजी से पास वाले जंगल में भागने लगते हैं और बहुत दूर रास्ते में एक नदी आती है और वहाँ से भागकर बचने का रास्ता नहीं है करके तीनों लॉक हो जाते हैं। कट कर दिखाते हैं तो वो फोनर्स उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। हीरो कहता है कि कोई रास्ता नहीं है तो वहाँ पर रखी हुई एक बोट को उल्टा करके उसके नीचे तीनों छुप जाते हैं। वो सारे फोनर्स इनको ढूंढते हुए उस बोट की तरफ आते हैं। हीरो कहता है कि इन फोनर्स के जाने के बाद इस बोट के नीचे से निकलकर बाहर आ सकता है। तब सूरज डूब रहा होता है। तभी वो सारे फुनर्स सूरज को देखकर अपने मुंह से कोई अजीब सी आवाज निकालकर सिग्नल निकाल रहे हैं। थोड़ी देर बाद सारे निकल जाते हैं। फुनर्स के जाने के बाद ये लोग उस बोट के नीचे से निकल कर आते हैं। हीरो कहता है कि ये सारे लोग कुछ प्रोग्राम किए हुए जैसे चल रहे हैं और जैसे ही उस लड़के ने हमको देखा थोड़ी देर में हमें ढूंढते हुए सारे सभी यहाँ आ गए। वो सारे हमें उस लड़के के जरिए ही देखे होंगे। लगता है वो एक दूसरे से टेलीपैथी की तरह कनेक्टेड है। उसके बाद एक पुल को क्रॉस करते हुए चले जाते हैं और रात को एक स्कूल के रास्ते से होते हुए जाते हैं जहाँ पर म्यूजिक की आवाज आती है। वहाँ पर उस स्कूल का हेडमास्टर और उसके साथ अच्छा पढ़ने वाला लड़का जॉर्डन भी है।
उनके पास जाकर हीरो कहता है कि क्या आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं, तो वो दोनों मान लेते हैं। तभी ये पूछता है कि आपने इतनी जोर से म्यूजिक क्यों लगाया है, अगर फोनर्स आ जाएंगे तो। तभी वो हेडमास्टर कहता है कि ये म्यूजिक उन फोनर से ही आ रहा है। फिर उनको स्कूल के ग्राउंड पर लेकर जाकर दिखाता है। वहाँ पर 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हाथ में सेलफोन लिए उस सेल से गाने सुन रहे हैं। तभी हेडमास्टर चाकू निकालकर एक स्टूडेंट के पैर पर छुपाता है। कोई भी रिएक्शन दिए बिना, मूव किए बिना वो वहीं पे पड़े हैं। वो लड़की डरकर पूछती है कि क्या वो आ जाएंगे। तभी वो हेडमास्टर कहता है कि अगर मैं पैर की जगह सर पर भी मारूं ना तो भी नहीं आएंगे। तभी जॉर्डन कहता है कि ये जो म्यूजिक है वो उनके मुंह से आ रहा है। तो हीरो उनमें से एक के पास जाकर कान लगाकर सुनता है, तो जैसे जॉर्डन ने कहा वैसे ही म्यूजिक उसके मुंह से प्ले हो रहा है। हीरो समझ जाता है। तभी एलिस ये कहती है कि फिर भी हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं। वो स्कूल के अंदर जाकर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तभी जॉर्डन कहता है कि ये एक एलियन अटैक है, बिना गन और बॉम्ब को यूज किए इंसानों को रोबोट बनाकर सबको क्लीन कर रहे हैं। फोनर्स ही इंसानों के बाद वाली नस्ल है। सभी फोनर्स अभी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तभी चाकू मारने के बाद भी उठकर नहीं आए। फोनर्स के लिए उनका दिमाग ही हार्ड डिस्क है, वो भी अनगिनत बाइट वाला एक खतरनाक हार्ड डिस्क। उन्हीं को यूज करके एक ट्रांसमीटर की तरह इस म्यूजिक को ट्रांसमिट करके एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ये सुनकर हीरो थोड़ा डर जाता है। तभी वो हेडमास्टर कहता है कि ये फोनर्स सिर्फ रात में शांत रहते हैं, सो सुबह होने से पहले हमें उन्हें मार देना चाहिए। वो कहता है कि इस स्कूल के गार्डन में पानी डालने वाला एक ट्रक है, अगर हम उन स्टूडेंट्स पर पेट्रोल डालकर आग लगा दें तो हम बच सकते हैं। ये एक अच्छा सुझाव है करके सब लोग ग्राउंड पर जाते हैं। उस ट्रक को लेकर हीरो और टॉम उन स्टूडेंट्स पर वो पेट्रोल छिड़क देते हैं। पेट्रोल छिड़कने के बाद उस ट्रक को वापस रख लेते हैं। उसके बाद एक तीर पर आग लगा के उस तीर को चलाकर हेडमास्टर सबको जला देता है। आग सारे ग्राउंड पर लग जाती है। एक दो फोनर्स यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। तभी ये लोग उनको शूट करते हैं। तभी टॉम कहता है कि वो आग ट्रक पर भी लगने वाली है और सबको अलर्ट करता है। उसी वक्त वो ट्रक में आग लगकर धमाका होता है, जिसमें बेचारा वो हेडमास्टर स्पॉट पर ही मर जाता है। फोनर्स के बारे में जो अच्छे से जानता था वो हेडमास्टर अब मर चुका है। उसके लिए जॉर्डन बहुत रोता है। जॉर्डन को दिलासा देकर तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है करके जॉर्डन को वो लोग वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद एक थिएटर आता है। उस थिएटर की बाड़ को तोड़कर वो अंदर जाते हैं और थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। सोते वक्त हीरो को एक ख्वाब आता है। उस ख्वाब में एक रेड कलर की जैकेट वाला एक फोनर आकर उसको डराता है। हीरो डरकर जाग जाता है। तब सब जाग रहे होते हैं। वो ये कहता है कि मैंने ख्वाब में एक रेड कलर जैकेट वाले को देखा और मैं जाग गया। तो बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि हमने भी उसको ख्वाब में देखा है। तभी वो कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर कहता है कि कोई सिग्नल हमारे दिमाग को थोड़ा थोड़ा करके ऑक्यूपाई कर रहा है। अब यहाँ सोना और ठीक नहीं है। ये सुनकर वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आता ही एलिस और टॉम दोनों का सेलफोन बजता है। उसको उठाकर देखा तो प्राइवेट नंबर करके डिस्प्ले होता है। उस फोन को आग में डालकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सारा दिन चलते ही रहते हैं तो रास्ते में एक अकेले बार को देखते हैं। उस बार के बाहर क्वेश्चन एंड नो फोन करके लिखा है। तो नोफो का मतलब है नो फोन और क्वेश्चन का मतलब है कि इस जगह पर कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है, इसलिए वो जगह सुरक्षित है। जॉर्डन कहता है कि जो लोग बचे हैं वो लोग इस जगह पर आ रहे हैं। उस बोर्ड पर मेंशन किया गया है। वो लोग उस बार के अंदर जाते हैं। वहाँ उस बार में एक लेडी और दो जेंट्स हैं। ये लोग कहते हैं कि क्या हम रात भर यहाँ रुक सकते हैं, फिर सुबह चले जाएंगे। तो वो लोग मान जाते हैं और रहने के लिए जगह दे देते हैं। यहाँ पर ये लोग अपनी पसंद का खाना और कुछ देर गाना गाकर थोड़ी देर खुश रहते हैं। उस रात हीरो एलिस से अपनी वाइफ के बारे में बताकर फील करता है। तो वो लड़की कहती है कि फिक्र मत कीजिए, आप जरूर अपनी फैमिली से मिलेंगे। उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। अचानक वो लेडी नींद से उठकर दरवाजे के पास जाती है। दरवाजे के पास लगी चाबी वाइब्रेट होती है। दरवाजे के पास जाकर कान लगाती है। कोई सिग्नल साउंड उसको अटैक करता है। उसके बाद उसको दरवाजे के पास बिना हिले खड़े हुए देखकर हीरो हाथ में पिस्तौल लेकर उसके पीछे जाकर उसको बुलाता है। तभी अचानक एक फोनर उस पर अटैक कर देता है। तभी वो लेडी हीरो की तरफ पलटती है। तभी पता चलता है कि वो लेडी भी एक फोनर बन चुकी है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। वहाँ पर अफेक्ट हुई वो बार लेडी उसके साथ वालों को भी फोनर बनने का ट्राई करती है। उसी समय आए हुए गैस हीरो के ग्रुप के ऊपर अटैक करते हैं और उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। हीरो पर एक फोनर अटैक कर रहा होता है। तभी एलिस उसको शूट करके हीरो को बचाती है। तभी वो बार वाली लेडी एक लकड़ा लेकर एलिस के सर पर जोर से अटैक करती है। तभी टॉम उस लेडी को शूट करके मार देता है। उस लड़की के सर पर चोट लगने की वजह से खून बहुत बह रहा होता है। अगर यहाँ रुके तो और फोनर्स अटैक करेंगे, इसलिए उस लड़की को लेकर हीरो, जॉर्डन और टॉम वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे उसे लिटा देते हैं, लेकिन बेचारी वो भी थोड़ी देर में मर जाती है। जॉर्डन बहुत फील करता है कि एक दीदी की तरह रहने वाली लड़की मर गई और फौरन वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इन लोगों को चलते हुए देख वो रेड जैकेट वाला फोनर इनको देख रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जंगल आता है।
उस जंगल में रे करके एक आदमी और डेनिस करके एक लड़की से मिलते हैं। उनके पास एक वैन है जिसमें से वो लोग इनको खाने के लिए कुछ देते हैं। हीरो उनसे कहता है कि हम लोग क्वशक नोफो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रे उनके पास कहता है कि उस जगह सेलफोन नहीं है करके सब लोगों को ठगा जा रहा है और 1 साल पहले उस एरिया पर एक बहुत बड़ा सेलफोन टावर बना हुआ था, वो जगह बहुत डेंजर है। फिर रे कहता है कि मैंने एक रेड जैकेट वाले को अपने ख्वाब में देखा, वो मेरे दिमाग को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। फिर ये बात कर रहे होते हैं कि वही इन्फोनर्स का सरदार होगा। रे कहता है कि जब से वो मेरे ख्वाब में आया है मैं तब से आज तक सो नहीं पाया हूँ। ये सुनकर तीनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसका चेहरा बंद करके रखा हुआ है। डेनिस थोड़ा खाना ले जाकर उसको खिलाने की कोशिश करती है पर वो खाना नहीं खा रहा होता है। फिर वो तीनों उसको अजीब से देखते हैं तो डेनिस कहती है कि ये मेरा भाई है, ये भी अफेक्टेड है पर यहाँ पर सिग्नल न मिलने की वजह से बहुत साइलेंट है। अगर सिग्नल मिला तो ये हमें देख लेगा, इसलिए इसका सर बंधा हुआ है। उसी वक्त उस लड़के के पास से हीरो के बेटे की आवाज आती है। हीरो उसका चेहरा ओपन करने के लिए ट्राई करता है, तभी टॉम कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। हीरो उसका चेहरा खोल देता है तो वो आदमी एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें हीरो के अपने बच्चे से बात हुई थी। तभी टॉम उसको शूट कर देता है। डेनिस ये देखकर बहुत फील करती है। फिर टॉम उसको दिलासा देता है, उसकी आंख के थ्रू सब हमको देख चुके होंगे, अब यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर सब वहाँ से वैन में चढ़कर निकल जाते हैं। रे वैन को चला रहा होता है। जंगल की तरफ जाते वक्त बहुत डिस्टर्ब होकर वैन को रोककर रे हीरो को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। वहाँ जाकर हीरो के पास बहुत टेंशन होकर कहता है कि पहले सिर्फ ख्वाब में रेड जैकेट वाला फोनर आता था, अब मेरे सामने एक इल्यूजन की तरह आने लगा है। क्या सही है क्या गलत कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया हूँ। लगता है वो मेरा दिमाग पूरा ऑक्यूपाई कर चुका है। तभी हीरो कहता है कि आप बहुत दिनों से सोए नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है और उसको दिलासा देने की कोशिश करता है। पर वो हीरो के हाथ में एक सेलफोन देकर कहता है कि इसके ऊपर दिए गए नंबर पर टाइम आने के वक्त इस नंबर पर कॉल करिए, मुझसे अब और मुसीबत सहन नहीं हो रही है। और उसके गले पर लगे हुए बॉम्ब को विस्फोट करके मर जाता है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वहाँ से निकलकर सब लोग हीरो के घर पहुँच जाते हैं। फिर हीरो कहता है कि सिर्फ मैं अंदर जाकर देखता हूँ। घर जाकर ढूंढता है, अभी फ्रिज के डोर पर उसका बेटा ये लिखा हुआ है कि मॉम भी फोनर बन चुकी है और मैं क्वशक नो को उस जगह जा रहा हूँ, आप भी जल्दी आ जाइए डैडी। वो बहुत गुस्सा होकर वहाँ की सारी चीजों को तोड़ने लगता है। तभी उस घर के ऊपर कोई रह रहा होता है जिसकी उसको आवाज आती है। ऊपर जाकर एक रूम खोलकर देखता है, अंदर से वो रेड जैकेट वाला फोनर हाथ में एक हथौड़ा लेकर हीरो से लड़ रहा है। तभी आवाज सुनकर टॉम वहां आकर हीरो को बचाने की कोशिश करता है और तब दोनों मिलकर उस फोनर को जान से मार डालते हैं। उसके मरने के बाद ही पता चलता है कि वो रेड जैकेट वाला फोनर और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ है। इतने दिनों से हीरो की वाइफ ही उसे रेड जैकेट वाले फोनर बनकर उसके ख्वाब में आ रही थी। ये पता चलने के बाद वो बहुत ही मायूस हो जाता है। फिर उसको जो रे ने सेलफोन दिया होता है उसको याद आता है, उसको निकाल कर देख रहा होता है। फिर टॉम पूछता है कि वो क्या है। तभी हीरो कहता है कि रे ने मुझे ये फोन दिया है और कहा है कि टाइम आने पर इस नंबर पर कॉल करो। वो टाइम कब आएगा करके टॉम पूछता है। तभी अचानक हीरो को कुछ रियलाइज होता है। फौरन वैन पर जाकर चेक करके आता है, उस वैन में रे ने बॉम्ब सेट किया हुआ है। सबको निकाल कर अकेला उस वैन पर सवार होकर हीरो अपने बेटे को ढूंढने के लिए क्वशक को निकलता है। तभी जॉर्डन कहता है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने का मतलब है खुदकुशी करना, वहाँ गए तो आप कभी नहीं लौटेंगे और उसे जाने से रोकने के लिए कहता है। पर हीरो उससे ये कहता है कि मैं अपने बेटे के बारे में जाने बिना सुकून से जी नहीं सकता। उसके हाथ में येलो कलर का पेंट देखकर कहता है कि आप जिस भी जगह जाएंगे उस रोड के लेफ्ट की तरफ पेड़ों पर एक निशान लगाते हुए जाएं, ताकि जब मैं लौटूं तो उस निशान को फॉलो करते हुए आप लोगों तक पहुंच जाऊं। और फिर ये कहकर वो वैन लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में थोड़े लोग उससे मदद मांगते हैं, लेकिन वैन में बॉम्ब रहने की वजह से और क्वशक बहुत ही रिस्की जगह होने की वजह से उसको अनदेखा कर देता है। टावर ही नहीं है करके बोलने वाले उस क्वशक के जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस जैसा टावर है। उस जगह हीरो जाकर पहुंचता है। उस टावर के आसपास करोड़ों की तादाद में फोनर उस टावर की तरफ एक ही रिदम में गोल गोल चक्का लगा रहे हैं। हीरो ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। बहुत ही धीरे से उस भीड़ में वैन को लेकर घुस जाता है। टावर के सेंटर पर जाने की सोच रहा होता है। तभी टावर के सेंटर की थोड़ी दूर पहले वो रेड जैकेट वाला फोनर उसको देखकर हंसता है। हीरो वैन को लेकर उस रेड जैकेट वाले को उड़ा देता है और वो दूर जाकर गिरता है। एक गन लेकर वैन से उतरकर उसके करीब जाकर देखता है। तभी वो कोई सिग्नल रिलीज करता है। हीरो उसको अपना गुस्सा ठंडा होने तक शूट करके मार देता है। तभी हीरो को उसके बेटे की आवाज उस भीड़ के बीच में से बार बार सुनाई देती है। डर डर के उस भीड़ के बीच में जाकर ढूंढता है। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसका बेटा नहीं मिलता, तो भीड़ से निकलकर रे ने जो सेलफोन दिया था उसको निकालकर वहाँ का बटन प्रेस करने वाला होता है। तभी उसका बेटा उसके पास आकर खड़ा हुआ है। ये देखकर गौर करता है और उसके बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी उसको पता चलता है कि उसका बेटा भी एक फोनर बन चुका है।
उसके अलावा वो रेड जैकेट वाला भी पास खड़ा हुआ दिखता है। इस इल्यूजन से निकलने के लिए अपने बेटे को गले लगाता है। वो उस सेल फोन के ग्रीन बटन को दबा देता है। तभी वैन में एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में वो टावर वहाँ की जमीन पर दफन हो जाता है। वो जगह सारी जलकर सारे फोनर्स धमाके में मर जाते हैं। कट करके दिखाते हैं तो हीरो एक खूबसूरत से रेलवे ट्रैक पर अपने बेटे के साथ एक निशान को फॉलो करते हुए टॉम को देखने के लिए जाता है। तभी एक बड़े से पेड़ पर येलो कलर का निशान देखकर हीरो का बेटा उससे पूछता है कि क्या आपके फ्रेंड्स मुझसे बात करेंगे। कट करके सीन को फिर उसी टावर के पास दिखाया जाता है जहाँ पर सारे फोनर्स चक्कर लगा रहे हैं। उसको क्लोजली दिखाते हैं जिसमें हीरो भी चल रहा होता है, यानी कि उसके बेटे को देखना, रेड जैकेट वाले फोनर को मारना, बॉम्ब ब्लास्ट होना, ये सब कुछ इल्यूजन था। हीरो जब रेड जैकेट वाले को उड़ाकर जब उसके पास गन लेकर जाता है, उसके रिलीज किए गए सिग्नल से हीरो भी एक फोनर बन जाता है और उसके साथ मिल जाता है। सब कुछ अच्छी तरह से खत्म हो गया है करके अपने ख्वाबों की दुनिया में फंसकर फोनर बन के घूम रहा है। और आपने इस मूवी का क्लाइमेक्स देखा और साथ ही ये पिक्चर आपको कैसी लगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट में जरूर। It's not a game, it's a rich thing.